प्रिय साथियों, कल हम लोग अनुच्छेद 15 डिस्कस किए थे। आज हम लोग अनुच्छेद 16 डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 16, 15 और 16 दोनों अनुच्छेद 14 के विस्तार हैं। आज मुख्य रूप से फोकस हम लोगों का आरक्षण पर होगा और उसी के संबंध में देखिए अनुच्छेद 16 के सभी मुख्य उपबंध लिख दिए गए हैं, अपवाद भी लिख दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 देखिए, इसमें 16(1), 16(2) लिखा गया है। ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है सामान्य, उसमें लिखा गया है कि लोक नियोजन के मामलों में, रोजगार में, यानी राज्य के अधीन चाहे कोई नौकरी हो, नियुक्ति हो, कोई भी चीज हो, उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, ये बात लिखी गई है। इसी चीज को थोड़ा विस्तारित करके 16(1) में लिखा गया है और 16(2) में लिखा गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, स्थल, ये मूल वंश रेस है, यानी जिससे त्वचा का रंग तय होता है, ब्लड का रंग लोग तय, जैसे काले और गोरे का भेद लोग करते हैं। और वंश सामान्य किसी खानदान से जो आदमी जुड़ा होता है उसको कहते हैं, डिसेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और मूल वंश को रेस बोलते हैं। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या स्थल, आवास अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर, केवल इनमें से, भेदभाव के दूसरे आधार होंगे लेकिन केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सरकारी नौकरी में जहां तक सवाल इनका है, केवल इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य आधार पर, जैसे आप देखिए यूपीएससी में आप देख रहे होंगे कि महिलाओं को फॉर्म भरते समय कोई फीस नहीं देनी पड़ती, और साथ ही आप देख रहे होंगे अन्य आधार पर, जैसे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण भी मिला हुआ है। अब आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण दे दिया गया है 10%, जिसका जिक्र इसमें आगे किया गया है। तो केवल इनके आधार पर तो भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके साथ दूसरे इंडिकेटर्स भी जुड़े हुए हैं, तो यानी दूसरे संकेतक भी हैं, दूसरे तत्व भी जुड़े हुए हैं, तो उस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, यानी भेदभाव किया जा सकता है। इस भेदभाव को सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। अनुच्छेद 14 में ही अंतर्निहित है। ये पॉजिटिव या एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन या एक्शन कहा जाता है इसको, एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे भी अंग्रेजी में बोलते हैं। सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक पहल इसको बोलते हैं। तो अनुच्छेद 16(2) इससे संबंधित हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3) से अपवाद है। इसमें यह है कि अगर कोई राज्य आवास के आधार पर अपने यहाँ रहने वाले लोगों, निवासियों के लिए, जो अस्थायी निवासी हैं, डोमिसाइल्ड हैं, उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण देना चाहता है तो वो खुद से कानून नहीं बना सकता, यानी कि राज्य विधानमंडल इस संबंध में कानून नहीं बना सकता। इस संबंध में संसद को ही अधिकार है कानून बनाने का, ताकि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे और राज्य मनमानापन ना कर सकें, क्षेत्रीयता को बढ़ावा ना दे सकें इस आधार पर। लेकिन 1957 में देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि इस संबंध में 1957 में संसद ने एक कानून बनाया था। यह 1974 में लैप्स हो गया था, समाप्त हो गया था। उसके बाद इसको रिन्यू नहीं किया गया है, किंतु राज्यों को जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इनमें अपने यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था है, या अधिकांश सीटें भी वो आरक्षित कर सकते हैं, ताकि स्थानीय बच्चों के साथ ज्यादती ना हो। पढ़ाई लिखाई के मामले में जहां तक सवाल है कि वो भेदभाव ना हो। हालांकि यह स्ट्रिक्टली फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी है और उस मामले में राज्य सरकारों को यह अधिकार मिला हुआ है। एक प्रकार से यह लीगल राइट है जो राज्य सरकारें अधिकृत हैं देने के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स में इनको नहीं रखा जा सकता। इसलिए अगर ये 1974 में लैप्स भी हो गया तो इससे जो पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है उनमें दाखिला देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वो उससे उस पर कोई, यहाँ केवल नौकरी के मामले में राज्य ये सब कानून नहीं बना सकते, और ये मुख्य रूप से नौकरी से ही संबंधित है। अब देखिए 1955 में, एक्चुअली 1953 में, 53 के प्रारंभ में ही, जनवरी में ही, पंडित नेहरू के ऊपर काफी दबाव था, तो उन्होंने काका कालेलकर, जो कि खुद एक पिछड़े वर्ग से आते थे, उनकी अध्यक्षता में अनुच्छेद 340 के अनुपालन में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक आयोग का गठन करवाया, जिसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। और 1955 में कालेलकर आयोग ने अपने सुझाव दिए, अपने रिकमेंडेशन, अपनी अनुशंसा की। तो इस संबंध में
जो कालेलकर जो कमीशन है, जो आयोग है, उसने जो सुझाव दिए उसमें उसने कई तरह के सुझाव दिए, जैसे कि जो 1961 में जनगणना कराई जाए वह जाति आधारित होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है। वास्तव में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत की जांच के लिए, उनकी स्थिति की जांच के लिए ही अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस तरह के आयोग गठित करने का अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है और उसी के तहत इसे किया भी गया था। दूसरा जो उन्होंने सुझाव दिया था वो ये दिया था कि जहां तक पिछड़े वर्गों का सवाल है तो उनकी पहचान हिंदू समाज में जो निचले स्तर पर, निचले पादान पर जो संस्तर है, स्ट्राटा है, यानी कि हिंदुओं में जो अगड़े और पिछड़े की अवधारणा है और जो निम्न जाति के लोग हैं उन लोगों को वास्तव में पिछड़ा माना जाए, उन समस्त लोगों को पिछड़ा मान लिया जाए। और इसके साथ साथ तीसरा एक सुझाव दिया था उन्होंने कि सभी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, उनको पिछड़े वर्ग का मान लिया जाए। चौथा उन्होंने सुझाव दिया था कि जहां तक व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों का प्रश्न है उनमें 70% रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाए। जो प्रोफेशनल जो कॉलेजेस हैं, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं या सरकार द्वारा संचालित और वित्त पोषित हैं, उनमें 70% जो रिजर्वेशन है वो पिछड़े वर्ग के लिए कर दिया जाए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं। और इसके अतिरिक्त उन्होंने सुझाव दिया था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उनके हालात को बेहतर करने के लिए, उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत को बेहतर करने के लिए ये जरूरी काम, जो सबसे जरूरी काम ये है कि सरकार जो योजनाएं चलाती है, जैसे भू सुधार के कार्यक्रम है या गांवों को पुनर्गठित करने से संबंधित कार्यक्रम है, गांवों की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, भूदान आंदोलन है, उस समय ये चल रहा था विनोबा भावे के नेतृत्व में। फार्मिंग कम्युनिटी है या जो मुर्गी पालन करने वाले हैं, मत्स्य पालन करने वाले लोग हैं, या स्वास्थ्य और अन्य जैसे जल आपूर्ति संबंधी जो मामले हैं गांव गांव में, इन सब में इन लोगों को विशेष तरजीह जाए। दूसरे शब्दों में इनको एक प्रकार से आरक्षण दिया जाए या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। और उनका आखिरी सुझाव ये था कि जो सरकारी नौकरी है उसमें प्रथम श्रेणी में 25%, द्वितीय श्रेणी में 33% और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में 40% रिजर्वेशन इस वर्ग के लोगों को दिया जाए। मोटे तौर पर उनका एक बहुत ही जबरदस्त सुझाव ये था कि जाति के आधार पर पिछड़ेपन का निर्धारण किया जाए। और एक जो बड़ा गोल मटोल सुझाव था जो कि सरकार को पेशोपश में डाल दिया, इसीलिए शायद पंडित नेहरू इसको कार्यान्वित नहीं कर पाए, और वो ये था कि सभी महिलाओं को पिछड़ा वर्ग का मान लिया जाए। तो जहां एक तरफ उन्होंने जबरदस्त बात कही, दूसरे तरफ उन्होंने एक कमजोर बात भी कही। एक्चुअली जो जाति को आधार बनाने की बात उन्होंने कही थी उसमें बड़ी बड़ी सीधी सी बात है। एक रिलीजियस कंसिडरेशन है, एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, एक धार्मिक विचार है और एक राजनीतिक समझ है, राजनीतिक पहलू का विचार है। धार्मिक विचार के हिसाब से या धार्मिक जो पहलू उससे जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से हमने लोगों को जातियों में बांट दिया और उनकी हालत बुरी होती चली गई। लेकिन आजादी के बाद लोकतंत्र में स्वतंत्र देश की सरकार का यह कर्तव्य है कि वो ऐसे लोग जो धार्मिक कारणों से और फिर बाद में सामाजिक तथा अन्य कारणों से तमाम आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित हो गए और समाज में उनकी हैसियत नीचे गिर गई, उनको आगे लाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए, राजनीतिक रूप से आगे आया जाए और आरक्षण दिया जाए। ये उनका बड़ा जबरदस्त सुझाव था। और जाति को आधार बना करके आरक्षण दिया जाए, यानी वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर हो। अगर किसी जाति को पिछड़ा मान लिया गया तो वो समस्त जाति, वो जो जातियों को वर्ग मान ली, उस जाति के लोगों को एक वर्ग के तहत रखा जाए और उनको आरक्षण दिया जाए। यही बात आगे चल करके एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी वाद में 1993 में कही थी। और मंडल कमीशन भी जो 1979 में जनता पार्टी के द्वारा गठित किया गया था, 1980 में जब उसने अपनी रिकमेंडेशन दिया तो उसने भी कमोबेश यही बात कही। लेकिन चूंकि सभी महिलाओं को इन्होंने पिछड़े वर्ग के मानने की बात कही थी, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका। अब आगे देखिए, इसमें एक फैक्ट और भी लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर की पहचान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि मतलब देखिए, क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था। एक्चुअली नरसिम्हा राव की सरकार ने
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी अगस्त 1990 में, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दिया था। इसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बनकर के आए थे, तो उन्होंने आने के बाद इसमें दो तरह के सुधार कर दिए थे मंडल आयोग की सिफारिश में। एक तो यह है कि जो आर्थिक रूप से अग्रिम पंक्ति में पहुंच चुके हैं, एडवांस्ड हैं, उनको आरक्षण का लाभ न मिले। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं, एससी एसटी की नहीं। ओबीसी में जो आर्थिक रूप से आगे निकल गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ न मिले, इसके लिए उन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। और दूसरा, इसकी पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। अतः इंदिरा साहनी वाद में फैसला आने के पहले ही रामनंदन समिति का गठन नरसिम्हा राव की सरकार ने कर दिया था क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए, जो कि इसमें फैक्ट्स के रूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आगे आ जाइए। 16(4) में ये कहा गया है, 15(4) को याद करिए, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात की गई है। आर्थिक पिछड़ेपन उसमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा, वो वास्तव में आर्थिक रूप से भी पिछड़ गया और शैक्षणिक रूप से। जैसे मान लीजिए, पहले जमीन चूंकि जमींदारों के हाथ में होती थी, जो शिक्षण संस्थान थे, स्कूल वगैरह जमींदारों के हाथ में होते थे, तो वो चूंकि अगड़े वर्ग के लोग होते थे और वो आगे थे, तो जो आगे थे वो सामाजिक हैसियत भी उनकी बेहतर थी, और जो सामाजिक जिनकी हैसियत बेहतर थी, पैसा भी, जमीन जायदाद भी उन्हीं के पास था, और शिक्षण संस्थान चूंकि उनके नियंत्रण में थे, तो शिक्षण संस्थान भी उन्हीं के हाथ में थे, तो वो शैक्षणिक रूप से भी आगे हो गए। तो उसने केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात की है, किंतु 16(4) आर्थिक जो केवल पिछड़ेपन की बात करता है, एक्चुअली इसमें आर्थिक पिछड़ापन छिपा हुआ है। इसीलिए जब कुछ मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि 1950 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जातियों के संबंध में जो पहली अधिसूचना जारी की थी, अनुच्छेद 341 के अंतर्गत, वो केवल हिंदू समाज तक सीमित रखा था। एक्चुअली ये अनफॉर्चुनेट बाई प्रोडक्ट माने जाते हैं हिंदू समाज के, यानी हिंदू जाति प्रणाली के वे अभागे उपज हैं, उप उपज हैं, जो दुर्भाग्य से जो धार्मिक कारणों से और जो समाज के कुछ ठेकेदार थे उनके कारण वो समाज के हाशिए पर खड़े कर दिए गए, और आज तक वो उस बेबसी और लाचारी के शिकार हैं। आज तक उनको अपनी सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो इस प्रकार से, चूंकि मुसलमानों में नॉट टच मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे मत छुओ, और इसलिए वो भले ही चाहे वो पशमंदा हो या निचले स्तर के कोई भी मुसलमान हो, लेकिन वहां जो उच्च वर्ग के मुसलमान हैं, जैसे सैयद हैं, खान है, पठान है, वो ये नहीं कहते किसी जुलाहे से कि भाई तुम हमको टच मत करो। तो इस प्रकार से नॉट टच मी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल हिंदू समाज में व्याप्त है, और इसी वजह से अनुसूचित जाति को केवल हिंदू समाज तक सीमित रखा गया। तो जो मुस्लिम लोग ये कहते हैं भाई मुसलमान इससे नुकसान में चले गए, उनको 16(4) पर ध्यान देना चाहिए। 16(4) में जिस पिछड़ेपन की बात की गई है, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई वर्गीकरण नहीं है, इसमें सभी आते हैं। उदाहरण के लिए, केवल उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश में 18 मुस्लिम कौम ऐसी हैं जिनको कि आरक्षण का लाभ मिला हुआ है पिछड़े वर्ग के अंतर्गत, यानी अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत। अतः उनका ये तर्क बेमानी है। 1950 की अधिसूचना को जो वो आधार बना करके और उस समय के जो नीति निर्धारक थे उनको दोषी ठहराते हैं, वो वास्तव में संविधान से उतने वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है, जितना कि उनको होना चाहिए। यद्यपि वे दावेदारी करते हैं कि वो वकील हैं, XYZ हैं, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है। तो इस वजह से आपको ये बताना चाहते हैं कि 16(4) में चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज से हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, इन सभी को आरक्षण मिला हुआ है, बशर्ते ये कि वो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करें। जैसे उनके महिलाओं में साक्षरता कितनी है, उनके वो कितने बेसिक जो आर्थिक सुविधाएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, जो अंडरवेट बच्चे हैं, जो जिनके अल्पभार बच्चे हैं, या जो शिक्षा है, जो 2 टाइम खाने पीने की व्यवस्था है, जमीन जायदाद का स्वामित्व है, पक्का घर है कि नहीं है, साक्षरता कितनी है, इन तमाम आधार पर जो निर्धारण किया जाता है पिछड़ेपन का, मुख्य रूप से 4 आधार हैं, उनके बारे में आपको आगे बताया गया है। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इंदिरा साहनी बाद में थे भी वो, उन्होंने समझाया है कि भाई पिछड़ेपन को संविधान में तो परिभाषित किया नहीं गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है कि पिछड़ेपन को कैसे माना जाए। तो उसमें ऑक्यूपेशन भी है,
रहने वाले स्थान को भी शामिल किया गया है, जाति को भी शामिल किया गया है, और इसके साथ साथ जो है वो एक समस्त वर्गीय जो संरचना है उसको भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आगे आपको बताया गया है। कहने का कुल मिला जुला के मतलब ये है कि 16(4) में सभी जाति और धर्म के लोग पिछड़े अगर हैं कुछ क्राइटेरिया के आधार पर तो उनको आरक्षण का लाभ मिला है, और वो कई राज्यों ने भी दे रखा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ऐसा है कि अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं वो जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग में आएंगे और जाति को उसके लिए आधार बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण केवल एंट्री पॉइंट पर, प्रवेश के स्तर पर ही मिलेगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। इस प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा कि इस शर्त को बेमानी करने के लिए, यानी उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 में 77वां संविधान संशोधन किया, और उसके द्वारा जो है वो इसमें ये 77वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर दिया। आप देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, तो उसी के तहत 16(4) तो पहले से था, 16(4) में ए उपवाक्य जोड़ दिया गया था। देखिए लिखा हुआ है, प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। 1995 में 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अब आ जाइए, इसी 16(4) में 2001 में 85वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और बात की गई, इसमें परिणामिक ज्येष्ठता को जोड़ दिया गया, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग एक निश्चित समय में अनुसूचित जाति जनजाति होने के परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब यह हुआ कि अगर वो उस जाति से संबंधित हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ही वो ज्येष्ठ मान लिए जाएंगे। और टाइम बाउंड समय, यानी कि अगर किसी अनुसूचित जाति के जूनियर इंजीनियर को 15 साल में असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो 15 साल में वो असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएगा, यानी उसके वजह से वो सीनियर हो जाएगा, भले ही उससे सीनियर दूसरे जाति के लोग क्यों ना हो। वो जैसे ही ऊपर जगह खाली होगी वो सीनियर के रूप में उसका प्रमोशन हो जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर पे। यही मायावती जी ने एक्चुअली किया भी था उत्तर प्रदेश में जब वो चीफ मिनिस्टर थी, और इसी को लेकर के नागराज केस आया था वर्ष 2006 में। उन्होंने बिजली विभाग में एक जूनियर इंजीनियर को प्रमोट करके केवल यही तक ही नहीं रखा, बल्कि उसे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बना दिया, क्योंकि रोटेशन में ये चलता है। मतलब ये जो प्रमोशन है, पहले जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लोग आए, फिर ओबीसी आए, फिर उसके बाद से एससी एसटी में से किसी को आना है। अब सपोज करिए कोई एई एससी एसटी नहीं है तो जेई को ही प्रमोट करके एससी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बना दिया, जबकि किसी असिस्टेंट इंजीनियर को जो कि जेई का बॉस होता है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बनना चाहिए था। तो नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी प्रमोशन में, यानी 77वें संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द नहीं किया था, इस पर केवल रोक लगा रखी थी, जिसे अभी हाल में उसने वर्ष 2018 में इसे हटा लिया। यानी कि वर्ष 2018 का पिटीशन था, एक्चुअली 19 के प्रारंभ में ये फैसला आया, उसने इसे हटा लिया है। यानी लक्ष्मी नारायण का केस है, लक्ष्मी नारायण केस में उसने कहा है कि अब हमको कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है, अब प्रमोशन में अगर आप आरक्षण करते हैं तो सरकार खुद से तय करे कि वो जिन लोगों का प्रमोशन कर रही है क्या वास्तव में उनका समुचित प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो वो कर सकती है। हालांकि अभी हाल के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, उसका भी जिक्र हम लोग इसमें करेंगे। पहले 16(4) भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए एक बवाल ये खड़ा हो गया था कि जो एससी एसटी या ओबीसी के जो पद रिक्त रह जाते हैं, खास करके एससी एसटी के, किसी का भी अगर आरक्षित पद रिक्त रह जाता है तो क्या अगले साल जब उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और अगले साल के पदों में जोड़ा जाता है तो उसे टोटल वैकेंसी का हिस्सा माना जाए, या जो आरक्षित पद है उनको केवल आरक्षित श्रेणी के लोगों से ही भरा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको क्लब कर दीजिए टोटल वैकेंसी के साथ, और उसका फिर 50% देखिए कि उससे 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। लेकिन वाजपेयी सरकार इससे सहमत नहीं थी, और अंततः उसने 2000 में, वर्ष 2000 में संशोधन करके, यानी इसमें देखिए 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 है, उसके द्वारा संशोधन करके 16(4) भी जोड़ दिया था। 16(4) तो 1995 में ही जोड़ा गया था। हाँ, 85वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4) को ही संशोधित किया गया था। तो 85वां चूंकि पहले इसलिए लिख दिया गया कि वो 16(4) से संबंधित है, भले ही ये
2001 में हुआ, यानी कि 85वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, और 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 में हुआ, वो 4B के साथ दिया गया है। 4B एक अलग उपवाक्य था, न कि केवल एक छोटा सा फ्रेज था कोई। तो वो सब क्लॉज था, सब क्लॉज के अंतर्गत या क्लॉज के अंतर्गत जो है फ्रेज आते हैं। तो 4B एक पूरा फ्रेज, एक पूरा क्लॉज था 4A की तरह से ही, इसलिए इसको वर्ष 2000 में जोड़ा गया था 81वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें कह दिया गया कि आरक्षित श्रेणी के जो बैकलॉग वैकेंसीज होंगी, उनको जब कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाया जाएगा तो वो केवल आरक्षित श्रेणी के लोगों से ही भरा जाएगा, वो कुल वैकेंसी में उसकी गणना नहीं की जाएगी। तो ये 16(4)B है। अब इसके बाद देखिए 16(5) है। 16(5) को आप जान लीजिए, 15(5) को तो अर्जुन सिंह ने जुड़वाया था वर्ष 2005 में, लेकिन 16(5) संविधान में पहले से जुड़ा हुआ है। और इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए जामा मस्जिद है, या ताजमहल है, या सोमनाथ मंदिर है, ये इस तरह के जो दान उपदान, धार्मिक या सांप्रदायिक जो संस्थाएं हैं, उनके जो पुजारी होंगे, या उनके जो महंत होंगे, या उनके जो पादरी होंगे, या उनके जो मौलवी होंगे, वो उसी समुदाय से हों। ऐसा ना हो कि सरकार उसको मैनेज कर रही है, पुरातत्व विभाग उनको मैनेज कर रहा है, और अगर उनको सैलरी सरकार दे रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पब्लिक नियोजन के अंतर्गत, लोक नियोजन के अंतर्गत आएंगे, राज्य के अधीन पद या सेवा के अंतर्गत, और उनको भी जो है सभी वर्गों के लिए खोल दिया जाए। वहां वही लोग जाएंगे जो उस संप्रदाय या उस जाति से, धर्म से संबंधित हो, और जिनको वहां का बोर्ड स्वीकार करता हो। तो इसलिए 16(5) भी एक अपवाद है, ये अवसरों की समानता का अपवाद है। अब आ जाइए 16(6), देखिए, इसे मोदी साहब ने चुनाव में जाने के पहले जोड़ा था। ये वर्ष 2018 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करवाया था पार्लियामेंट से। इसे ही 2019 के प्रारंभ में नोटिफाई कर दिया था। और देखिए उसके अंतर्गत क्या हो गया, उन्होंने 10% आरक्षण उन लोगों को दे दिया जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। वास्तव में अनुच्छेद 46 आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों की बात करता है, और साथ ही ये भी कहता है विशेषकर SC/ST के उन्नयन, सामाजिक उन्नयन, सामाजिक पिछड़ेपन की बात वो नहीं करता है, उसमें सन्निहित है, क्योंकि वो सामाजिक उन्नयन की ही बात करता है, लेकिन उसके लिए वो आर्थिक और शैक्षणिक उन्नयन की बात करता है। और वो केवल SC/ST की बात नहीं करता, विशेषकर SC/ST की बात करता है, यानी कि इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो SC/ST नहीं है। तो इसी का हवाला दे करके अनुच्छेद 46 का उन्होंने 16(6) क्रिएट किया, और इसके अंतर्गत 10% आरक्षण उनको दे दिया जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। और इस प्रकार से सवर्णों को जो कहा जाता है, हालांकि इसमें केवल सवर्ण नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, और उसको सरकार के मदद की जरूरत है आगे आने के लिए, तो उनमें सभी हैं, लेकिन मोटे तौर पर पत्रकार सब इसको सवर्ण आरक्षण करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सवर्णों में जो गरीब लोग हैं, कि जो अपने तय चीजें नहीं कर सकते हैं, उनको ये आरक्षण दिया गया है जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार से ये 16(6) है। आगे देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ है कि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। इसी 16(6) में लिखा हुआ है। 103वां संविधान संशोधन का भी जिक्र किया गया है, और इसमें 10% आरक्षण का भी जिक्र किया गया, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए, मैं थोड़ा सा मंडल कमीशन के पृष्ठभूमि के बारे में बता दूं। 1979 के प्रारंभ में जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान जो वादा किया था, उसके अनुसार विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, जो कि बिहार के खुद OBC थे, उनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया था उसने, और उसने 1980 में अपने रिकमेंडेशन दे दिए। उसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अगस्त 1990 में लागू करने की घोषणा की। चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर सिंह के राजनीतिक प्रहार से बचने के लिए, अब उस पृष्ठभूमि में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह OBC के मसीहा बनकर ये सोच रहे थे कि वो एक बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ सकेंगे, जिससे वो सत्ता में दोबारा वापस हो सकेंगे, और इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टेम्पोररी रोक लगा दिया था, और एक के बाद एक उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे थे। कितने लोगों ने आत्मदाह भी किया था।
अंततः इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की और 1993 में एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने दिया, संविधान पीठ ने दिया। उसमें मंडल आयोग के जो सुझाव थे कि 27% आरक्षण दिया जाए ओबीसी के लिए नौकरियों, यानी बैकवर्ड क्लासेज में एससी एसटी और ओबीसी तीनों आते हैं। ओबीसी उनको कहते हैं जिसमें एससी एसटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के जो सुझाव थे उनमें से अधिकांश को मान लिया था और मंडल आयोग ने जो मुख्य रूप से जो सुझाव था, जो सिफारिश थी, वो 27% की थी। 52% मंडल आयोग ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी की संख्या देश में 52% है और अगर 27% आरक्षण उनको दिया जाता है रोटेशन में, तो इस प्रकार से सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। लेकिन नरसिम्हा राव की पहल को भी उसने स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट उसमें लागू कर दिया, क्योंकि एससी एसटी में तो नॉट टच मी और सामाजिक रूप से उनको हे दृश्य देखने की का जो माइंड सेट है वो अभी भी चले, लेकिन यह माइंड सेट जो है वो ओबीसी पर लागू नहीं होता। जैसे यादव और ठाकुर के परिवारों के बीच शादी होना, साथ में खाना पीना, यादव के साथ सब लोग बैठ करके खाते हैं। गांव में जब शादी ब्याह होता है तो कुर्मी, कहार, ये तमाम तरह के लोग हैं जो कि पानी भरते हैं, नाऊ हैं, हजाम जिनको बोलते हैं उर्दू में, वो आते हैं, बाल बनाते हैं, तमाम तरह के कर्मकांडों में भाग लेते हैं पंडित जी के साथ। तो इस प्रकार से ऐसे तमाम लोगों को ओबीसी में रखा गया और इस प्रकार से जो है नॉट टच मी का वहां कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए एससी एसटी और ओबीसी तीनों को एक कैटेगरी में नहीं माना जा सकता। तो मंडल कमीशन के सुझाव जो थे उनमें कई संशोधन कर दिया था, हालांकि ब्रॉडली मान लिया था, लेकिन साथ ही नरसिम्हा राव के सरकार के भी कुछ पहल उनकी थी, जैसे कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, कमेटी की सिफारिश मानना है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकारें कमेटी का गठन करें और उनके सुझाव के अनुसार आगे क्रीमी लेयर का निर्धारण करें। तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। तो मंडल आयोग के जो सिफारिश थी उसमें मुख्य सिफारिश थी 27% आरक्षण और तमाम जो सुझाव थे वो मोटे तौर पर काका कालेलकर के ही थे, महिलाओं को अब ओबीसी मानने के अलावे। तो महिलाओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं किया था मंडल आयोग ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश सिफारिशों जो माना था उसमें मुख्य रूप से यह 27% का आरक्षण है और उसके साथ साथ जाति को वर्ग मानना है। पिछड़ेपन के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें केवल आर्थिक नहीं बल्कि आर्थिक पहलू से जुड़े हुए अन्य क्रियाकलाप भी, जैसे पक्का घर ना हो, जैसे शिक्षा की व्यवस्था ना हो, जैसे पेयजल, शुद्ध पेयजल, पानी की उपलब्धता ना हो, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना हो, आदि आदि चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि हाँ भाई इन आधार पर पिछड़ेपन को माना जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो फैसला आया इंदिरा साहनी वाद, उसे मंडल वाद भी कहते हैं। इंदिरा साहनी वाद बनाम भारत संघ, उसे मंडलवाद भी कहते हैं, मंडलवाद संक्षेप में कहते हैं एक्चुअली, या उसका दूसरा रूप है, मुख्य जो उसका नाम है इंदिरा साहनी वाद ही है। तो इस प्रकार से 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो केंद्र और राज्य सरकारों ने इसे लागू कर दिया, इसे प्रभावी बना दिया। अब आ जाइए आगे हम कुछ चर्चा करेंगे। हमने मुस्लिम पे काफी लंबी चौड़ी चर्चा पीछे की थी, हम संक्षेप में यहाँ ये बताना चाहेंगे कि मुस्लिम में 3 तरह के वर्ग होते हैं। एक होते हैं अशरफ। अशरफ उनको कहते हैं जो ऊंचे खानदान के लोग होते हैं, जैसे कि सईद हैं या सैयद हैं, खान हैं, पठान हैं, ये लोग ऊंचे खानदान के माने जाते हैं। और उसके बाद से जो मध्य और निम्न मध्य वर्ग में आते हैं उनको जलफा बोलते हैं। उन्हीं को जो है नस्य बोलते हैं बंगाल में और नव बोलते हैं बिहार में। तो ये जो जलफा होते हैं या जलफा, जे एल है, ये आधा ज पढ़ते हैं, जलफा। तो इस प्रकार से जो है ये निम्न मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। और जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, जो माना जाता है कि भारतीय समाज के जो अछूत लोग थे, जो अस्पृश्य लोग थे, वो कन्वर्ट होकर के इस्लाम ग्रहण किए थे, उनको अर्जल कहते हैं, ARZAL कहते हैं। और इनमें दूसरे और तीसरे श्रेणी के अधिकांश लोगों को पशमंदा मुस्लिम कहते हैं। तो जो आरक्षण दिया गया है वो दूसरे और तीसरे श्रेणी के लोगों को दिया गया है 16(4) के अंतर्गत। मैंने जैसा कि आप बताया, इनको SC ST की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ये केवल हिंदू समाज तक सीमित रखा गया है, क्योंकि नॉट टच मी का कॉन्सेप्ट इनमें नहीं होता। ये विल ड्यूमंट की व्याख्या, एक समाजशास्त्री है, उसकी व्याख्या पर आधारित है। और इसमें जो अब जैसे जो अर्जल होते हैं,
निचले तबके के जो मुस्लिम होते हैं उसमें हलाल खोर हैं, लाल बेगी हैं, अब्दल हैं, बेदिया हैं, ये तमाम तरह के लोग हैं। इसी प्रकार से जो निम्न मध्यम वर्ग में आने वाले मुस्लिम हैं उसमें जैसे जुलाहे हैं, जैसे धुनिया हैं, दर्जी हैं, हज्जाम हैं, कुंजरा जिनको जो फल सब्जी आदि बेचते हैं, ये लोग इस तरह के लोग हैं। तो जुलाहे जो होते हैं ये वीवर कम्युनिटी से होते हैं, कपड़ा बुनने का काम करते हैं। धुनिया जो रुई वगैरह ढूंढते हैं, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, हज्जाम जो बाल बनाते हैं, और कुंजरा जो आपको बताया हमने वेजिटेबल सेलर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये तमाम तरह के लोगों को रखा गया है अजल्फा में। और इसी प्रकार से अजल्फा और अर्जल को मिला करके ओबीसी की एक कैटेगरी बनाई गई है। आपको बताया अकेले उत्तर प्रदेश में 18 से अधिक इस तरह के लोगों को ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है और उनको आरक्षण दिया गया है। अतः मुस्लिम समाज का जो ये आपत्ति है कि भाई 1950 के अधिसूचना के कारण मुस्लिम समाज को वो लाभ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, वो पूरी तरह से बेमानी है। और आगे अनुच्छेद 29-30 अलग है जिससे अल्पसंख्यकों को कुछ ज्यादा ही अधिकार मिले हुए हैं। इनके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। अब आ जाइए, अभी हाल में यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। बात सही है। उसने क्यों ये बात कही? ये इसलिए बात कही कि ये वास्तव में एक अपॉर्चुनिटी है, अपवाद है ना। ये 16 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आता, यह एक अपवाद है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे इसको मैच कराया गया है। और वो इसलिए कि अगर सीधे सपाट तरीके से केवल फंडामेंटल राइट्स की बात कह दी जाए तो फिर उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि पहले गैर बराबर को बराबर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के कानून के सामने बराबरी की बात करना संभव हो पाएगा। अतः गैर बराबर को बराबर बनाने तक के लिए ये है। फंडामेंटल राइट्स तो सैक्रोसैंक्ट हैं, वो तो जन्म जन्मांतर तक रहेंगे, जब तक हमारा लोकतंत्र रहेगा, जब तक यहाँ नागरिक आते जाते रहेंगे। 14 तो एक्चुअली अन्य लोगों को भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारत की सीमा में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कहना कि मतलब बेमानी हो जाएगा कि भाई ऐसा है कि हमने सबको दे दिया और सबको कानून के सामने बराबरी दे दिया, अब सब लोग एक बराबर हो गए। इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को के केवल खिलाफ बात कर देने से काम नहीं चलेगा। सरकार के हाथ में कुछ अधिकार भी देने होंगे जिससे सरकार गैर बराबरी को समाप्त कर बराबरी के माहौल को बना सके। और जैसे बराबरी का माहौल बनेगा समाज में, वैसे ही ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा। एक्चुअली प्रारंभ में तो आरक्षण केवल 10 साल के लिए ही रखा गया था संविधान लागू होने की तिथि से। बाद में धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते रहा गया और इस प्रकार से आज तक ये अब 2020 में भी अभी इसको बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से यानी कि 95वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे विस्तारित किया गया था और बढ़ा करके 2020 किया गया था और अब आगे तक इसको बढ़ा दिया गया है। अब आ जाइए तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो तमिलनाडु के कुछ दल थे, इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय वाइको थे, एक राजनेता है वहां के। वो वाइको साहब सबसे ज्यादा सक्रिय थे। और उसके अलावे जो AIADM के वहां की पार्टी है, DMK है, CPI, CPIM, कांग्रेस, सब सक्रिय थी। वो चाहती थी कि जो केंद्र को सरेंडर किए गए सीट हैं मेडिकल कॉलेज वगैरह में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या जो दंत कॉलेज है वहां दंत चिकित्सा के कॉलेज हैं उनके, यानी राज्य सरकार ने जिन सीटों को केंद्र के लिए छोड़ रखा है कोटा के लिए, उन सभी सीटों पर 50% का आरक्षण हो ओबीसी के लिए। और इसी के संबंध में वो मद्रास हाई कोर्ट गए थे और उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको मद्रास ही भेज दिया, कहा कि जब ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो अनुच्छेद 32 यहाँ प्रभावी होता ही नहीं, तो आप जाइए हाई कोर्ट के पास जाइए। फिर वो मद्रास हाई कोर्ट के पास चले गए हैं। यानी मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक लीगल राइट है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक विधिक अधिकार है। दूसरे शब्दों में जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, उसके अंतर्गत उनको एक अवसर दिया गया है कि वो गैर बराबरी को बराबर बनाने तक के लिए प्रयास करें। और इस प्रकार से अधिक इसे कानूनी अधिकार कहा जा सकता है, इसे मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में मान लीजिए कि ओबीसी के परिवार में कोई बच्चा जन्म लिया और वो करण जौहर बॉलीवुड के हैं, उन्होंने उसको गोद ले लिया, तो वो कहां से अब ओबीसी रह गया? तो इसका मतलब, जबकि फंडामेंटल राइट तो जन्म से ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है उसको अगर जन्म से माना जाए तो ओबीसी है, लेकिन करण जौहर और शाहरुख खान के यहाँ चले जाने के कारण वो जो है अब तो वो रहा नहीं, यानी कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा तो रहा नहीं, या वो किसी भी तरह से बैकवर्ड तो रहा नहीं। इस वजह से
ये मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है और एकदम सही मानना है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर इसकी मांग नहीं कर सकता आरक्षण की कि वो फला जाति में पैदा हुआ है, क्योंकि जाति को ही वर्ग माना गया है और जाति को ही आधार बनाया, चूंकि दूसरा कोई क्राइटेरिया हिंदू समाज में है नहीं निर्धारण का, तो इसलिए मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन और उसके लिए भी जाति को ही आधार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जैसा हमने एक एग्जांपल आपको दिया, इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई ओबीसी है और वो चीफ मिनिस्टर हो गया, वो करोड़ों का मालिक हो गया या उसकी सामाजिक हैसियत बढ़ गई, उसके सामने वो सभी लोग शीश नवाने लगे जो बड़े बड़े अपने को समाज में बड़ी हैसियत वाले लोग समझते थे, तो जाहिर है उसका सामाजिक ताना बाना बदल गया। तो अब ऐसी स्थिति में है, तो अगर उस तरह से देखा जाए तब तो वो चीफ मिनिस्टर होते हुए उसके लड़के को आरक्षण मिलेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में तो समाज में एक वर्ग जो है वो हथियार उठा करके चल देगा। एससी एसटी तक बात समझ में आती है, क्योंकि एसटी के प्रति जो है भावना है, एक्चुअली माइंडसेट की बात हो रही है, और एससी के प्रति जो माइंडसेट है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर उस वहां लागू नहीं किया है। हालांकि प्रमोशन में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को वहां भी लागू करने का सुझाव सरकार को उसने दिया है कि भाई ठीक है, आप आरक्षण चाहते हैं प्रमोशन में तो करिए, लेकिन वहां भी क्रीमी लेयर को लागू करिए। और आपको बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण केवल एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से कई बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के कल का फैसला है, जो वहां के तमिलनाडु की पार्टियों के पिटीशन पर जो उसने दिया है और उसने वापस कर दिया, इसको कहा भाई आप मद्रास हाई कोर्ट के पास जाइए, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का मामला नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि वो लोग 50% आरक्षण करने, जैसे आईआईडीएम के इस समय सत्ता में है, तो उस समय पलनीस्वामी की सरकार ने 50% आरक्षण दिया और केंद्र सरकार से के पास इसको भेज दिया। चूंकि कोटा अब केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया। तो केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एक्चुअली ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे। इसके संबंध में एक दूसरे अर्जी के मामले में लोग हाई कोर्ट गए थे, लेकिन एग्जैक्टली यही मामला नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको भेज दिया है हाई कोर्ट के पास। उसका कारण यह है कि इस पहलू पर जो मद्रास हाई कोर्ट है वो पहली बार विचार करेगा। इससे मिलते जुलते पहलू पर वो विचार कर चुका है, लेकिन एग्जैक्टली इसी मामले पर उसने विचार नहीं किया है, और इसलिए जो है इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पास भेज दिया। अब वो 226 यानी 226 के अंतर्गत, जिसमें लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है, वहां वो लोग जाएंगे। ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का मामला नहीं है, जैसा कि हमने आपको समझाया। उम्मीद है आप बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, आगे भी हम लोग इस तरह की चीजों पर चर्चा करेंगे।